Bismillahirrahmanirrahim. And dear followers, our today's topic is Class B and Class AB push-pull amplifiers. तो आज हम क्लास बी एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे और क्लास ए बी पुश-पुल एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं और उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारी आउटपुट है क्यू पॉइंट को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि हमारी आउटपुट में कंप्लीट वेव 360 डिग्री की पूरी वेव हमें हमारी लोड लाइन के ऊपर अवेलेबल हो। जबकि अब क्लास बी में क्या हो रहा है कि क्लास बी में जब हम इनपुट पे पूरी वेव देते हैं तो आउटपुट पे यानी लोड लाइन के ऊपर हमें सिर्फ 180 डिग्री की वेव मिलती है, यानी हाफ वेव हमें वहां मिलती है और हाफ वेव जो है वो कट जाती है। तो ये जो हाफ वेव है ये इस तरह से है कि क्यू पॉइंट को ड्रैग करके कट ऑफ पे ले जाते हैं। दैट्स वाई जो है वो हमें एक हाफ तो मिल जाता है और दूसरा हाफ उससे क्लिप ऑफ हो जाता है। और अगर 180 डिग्री आपकी आउटपुट आपको मिल रही हो, सिर्फ हाफ वेव आपको मिल रही हो एम्पलीफाइड, तो उस सूरत में हम इसको क्लास बी एम्पलीफायर बोलेंगे। ठीक है। और इसी तरह जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है उसमें 180 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, यानी वेव 180 डिग्री से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो लोड लाइन के ऊपर मौजूद होती है। और जो इन दोनों का प्राइमरी एडवांटेज है वो ये है कि इन दोनों का जो गेन है क्लास बी एम्पलीफायर का या क्लास ए बी एम्पलीफायर का, वो क्लास ए एम्पलीफायर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तो लिहाजा गेन के हवाले से ये ज़्यादा अच्छा एम्पलीफायर है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि क्योंकि आपको पूरी वेव रिक्वायर्ड होती है और ये आपको सिर्फ हाफ वेव या उससे थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो हमें उस वेव को कंप्लीट करना होता है। और लिहाजा उस वेव को मुकम्मल करने के लिए जो टर्म यहाँ पुश पुल इस्तेमाल की गई है क्लास बी या ए बी के लिए, उसमें बेसिकली दो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट में इस तरह की अमेंडमेंट की जाती है कि हमें डबल आउटपुट मिले, ताकि एक हाफ यानी 180 डिग्री हम एक एम्पलीफायर से या एक ट्रांजिस्टर से लें और दूसरे ट्रांजिस्टर से दूसरी वेव ले लें और उन दोनों को हम बिल्कुल मिला दें आपस में कि हमारे लिए वो वेव मुकम्मल हो जाए। तो हमें वो बेसिकली वेव को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी हाफ साइकिल मौजूद होता है और हाफ साइकिल को रिप्रोड्यूस करके हमें उस वेव को मुकम्मल करना होता है। आइए अब और मज़ीद तफसील से देखते हैं कि इसमें कैसे काम हो रहा है। क्लास बी के ऑपरेशन को यहाँ से जो फिगर 7.6 के ज़रिए से बयान किया गया है कि आप इनपुट पे एक पूरी वेव प्रोवाइड करते हैं और उस वेव का जो टाइम पीरियड है वो T0 से T2 तक है और हाफ पीरियड जो है वो T0 से T1 है और अदर हाफ T1 से T2 है। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो भी एम्पलीफायर यहाँ दिखाया गया है ये क्लास बी या ए बी एम्पलीफायर है और इसकी इनपुट आप इसे दे रहे हैं और यहाँ से इसकी आउटपुट ले रहे हैं। तो ये जो वेव फॉर्म दिखाई गई है वो ये बता रही है कि जो फर्स्ट हाफ था T0 से T1 का, इसमें तो सिग्नल जो है वो हमें अवेलेबल भी हुआ है और ये एम्पलीफाई भी खूब हुआ है, तो एम्पलीफिकेशन हुई है। लेकिन अदर हाफ के लिए हमारा जो वेव थी वो हमारी कट गई है, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो अब हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम जो है वो इसी तरह की एक एम्पलीफाइड जो है वो वेव लें जो इसका रेसिप्रोकल हो, जो इसका ऑपोजिट हो और जो इसका इन्वर्स हो, ताकि उस इन दोनों को जब मिलाया जाए तो हमारी एक पूरी जो है वेव फॉर्म हमें मिल जाए। और अब इसके लिए जो ख़ास की पॉइंट है वो ये है, जैसा कि बताया गया है कि क्यू पॉइंट को जो है वो कट ऑफ पे ले आते हैं। जब क्यू पॉइंट कट ऑफ पे आ जाता है तो उस सूरत में क्या है कि वेव की एक साइड राइट साइड सारी क्लिप ऑफ हो जाती है और सारी कट जाने की वजह से सिर्फ हाफ वेव हमारे पास बच जाती है। तो हम जान के ऐसा कर रहे हैं कि हाफ वेव कट जाए और हाफ बचे, क्योंकि वो जो हाफ है वो ज़्यादा एम्पलीफाई होती है और हम दो हाफ जोड़ के एक कंप्लीट कर लेंगे और हमारी एम्पलीफिकेशन बढ़ जाएगी और हमारा गेन भी बढ़ जाएगा। हम मज़ीद तफसील के साथ देखते हैं। फिगर 7.7 यहाँ बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो ट्रांजिस्टर को जो है वो एक इनपुट प्रोवाइड की जा रही है और फिर बाद में उससे आउटपुट ली जा रही है। तो यहाँ से वाज़ह हो रहा है कि जो आउटपुट है वो इनपुट के जो है वो तकरीबन 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस सूरत में
कि आप क्यू पॉइंट आप कट ऑफ पे ले जाएंगे तो उस सूरत में जो है आपका जो आई सी क्यू है वो ज़ीरो पे आ जाएगा, क्योंकि वो ड्रॉप होके बिल्कुल बिलो जो है ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, तो आई सी क्यू ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरह से आपका जो वी सी क्यू है वो वी सी कट ऑफ पे चला जाएगा। अगर इस बात को आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो मैं ऊपर फिगर पे चलता हूँ। ये फिगर जो है ये क्लास ए एम्पलीफायर के लिए है, लेकिन यहाँ से आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कि क्यू पॉइंट को जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग किया तो ये जो आई सी क्यू है ये नीचे आना शुरू हो गया। ज़रा क्यू नीचे आएगा तो आई सी क्यू नीचे आना शुरू हो जाएगा, और ये जो वी सी ई क्यू है ये राइट साइड की तरफ मूव करना शुरू हो गया। तो आप देखें कि एक ख़ास हद तक मज़ीद चाहें या वेव बड़ी करें तो ये नीचे से कट ऑफ क्लिप ऑफ होना शुरू हो गया है। आप ये सोचें कि क्यू को हम आगे करके बिल्कुल यहाँ कट ऑफ पे ले जाएँ। अगर क्यू को आप बिल्कुल इस लाइन पे ले आएँगे तो उस सूरत में आई सी क्यू ज़ीरो हो जाएगा। आई सी क्यू ज़ीरो लाइन पे आ जाएगा, लिहाज़ा आई सी क्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और वी सी क्यू जो है ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे आके वी सी ई कट ऑफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो यही बात जो है यहाँ नीचे बयान की गई है। यहाँ पे भी यही कहा गया आई सी क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड वी सी क्यू टू वी सी कट ऑफ। तो यहाँ पे जो एक पिक्चर दिखाई गई है ये बेसिकली फिगर जो है वो कॉमन कोलेक्टर की है, और ये क्लास बी एम्पलीफायर के तौर पर ऑपरेट कर रहा है। और कॉमन कोलेक्टर के बारे में आपको पहले भी बताया था कि वो उसका दूसरा नाम मीटर फॉलोअर भी होता है, और उसका गेन वोल्टेज का 1 ही होता है। जो कुछ भी आपने पीछे बेस पे दिया होता है वही आपका जो है वो मीटर पे आ जाता है। हाँ, सिर्फ उसमें 0.7 का जो वोल्ट का जो ड्रॉप है जो बेस मीटर जंक्शन के क्रॉस में होता है, तो बस वो उसमें ड्रॉप आता है, बाकी वही वेव ही जो है वो आगे अपीयर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेव इनपुट पे दी गई है वही वेव आउटपुट पे नज़र आ रही है, क्योंकि एम्पलीफिकेशन भी नहीं करता और वो इन्वर्ट भी नहीं करता। जो आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो है वो आपकी हाफ वेव आपको दिखाता रहता है। तो इस तरह से हम जो है वो हम तो यहाँ पे जब एम्पलीफिकेशन करवाएंगे तो हम क्लास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेंगे, जहाँ हमें एम्पलीफिकेशन भी मिलेगी। और साथ में हम ये भी देखेंगे, अब ये भी याद रखिएगा कि कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट जो है वो एम्पलीफाई होती है लेकिन इन्वर्ट होके, और कॉमन बेस के अंदर एम्पलीफाई होती है लेकिन इन्वर्ट भी नहीं होती। तो या इस चीज़ का इस्तेमाल आप देखिएगा, क्योंकि अब हमें वेव मिल रही है लेकिन वेव जो है हाफ मिल रही है। तो अगर पॉजिटिव हाफ हमें मिल रहा है तो उस सूरत में नेगेटिव हाफ मिसिंग है, तो हमें नेगेटिव हाफ रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसके लिए बेसिकली पुश पुल ऑपरेशन का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये क्लास बी में पुश पुल ऑपरेशन से क्या मुराद है। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक फ़र्ज़ करें एम्पलीफायर है और वो आपको सिर्फ़ एक हाफ़ साइकिल जो है एम्पलीफाई करके दे रहा है, तो आपको दूसरा हाफ़ भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 2 एम्पलीफायर हों और एक हाफ़ आपको एक प्रोड्यूस करके दे दे और दूसरा हाफ़ आपको दूसरा प्रोड्यूस कर दे, तो उन दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो जो कॉम्बिनेशन होगा जब उनकी एम्पलीफायर की जो इकट्ठे काम करना है, दैट्स कॉल्ड पुश पुल ऑपरेशन। हम इसको पुश पुल ऑपरेशन कहते हैं। क्योंकि एक जो है पॉज़िटिव हाफ़ साइकिल देता है और दूसरा नेगेटिव हाफ़ साइकिल देता है। अब इस पुश पुल ऑपरेशन के लिए 2 मेथड्स हैं जिनका सहारा लिया जाता है, 2 कॉमन अप्रोचेज़ हैं। पहली अप्रोच ये है जिसमें ट्रांसफार्मर कपलिंग की जाती है। तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रांसफार्मर कपलिंग से ये रिप्रोडक्शन की जाती है और पूरी वेव को रिप्रोड्यूस किया जाता है। और जो दूसरा मेथड है उसको कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर कहते हैं, कि जिसमें वहाँ एक पेयर होता है, एक तरफ आप एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ कर देते हैं, दूसरी तरफ पीएनपी कर देते हैं। तो क्योंकि वो पीएनपी एनपीएन के रिवर्स में काम करता है, तो लिहाजा वहाँ हम रिवर्स में काम करते हुए हमें रिवर्स हाफ वेव मिल जाएगी, और इस तरह से हम बाद में उन दोनों वेव्स को मिला के हम मुकम्मल वेव हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर कपलिंग को हम देखते हैं। ट्रांसफार्मर कपलिंग में आप ये देखें कि यहाँ फिगर दिखाई गई है जिसमें इनपुट पे भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है और आउटपुट पे भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। अब आप देख सकते हैं, आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो इनपुट ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, जो वेव हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस वेव की आगे जो है वो 2 वेव्स जनरेट कर रहा है। और 2 वेव्स क्यों जनरेट करता है ट्रांसफार्मर, तो अपनी आउटपुट पे एक वेव जनरेट करता है, क्योंकि ये सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होने की वजह से ये जो है इस सेंटर से एक साइड पे जो है वो वेव बिल्कुल वैसी प्रोवाइड करेगा जैसा कि रेप्लिका इनपुट से दिया गया है।
तो वो इनपुट वाली वेव ही वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जबकि दूसरा जो पार्ट है इसका, लोअर पार्ट है, वो वेव को आप देखें इन्वर्ट कर रहा है, वहाँ इन्वर्जन हो रही है, यानी पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल था, बाद में नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, जबकि ऊपर पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है। अब ये दो पहली वेव का हमने एक इन्वर्स जनरेट कर लिया है, ठीक है, इन्वर्जन कर ली है। तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं और दोनों यहाँ पे याद रखिएगा NPN ट्रांजिस्टर्स ही हैं, ठीक है। और हमने दोनों की बेस पे एक सिग्नल प्रोवाइड किया और दूसरे की को हमने उसका इनवर्स सिग्नल प्रोवाइड कर दिया है। तो हम इनपुट दे रहे हैं कहाँ पे, बेस पे, और हमने इन दोनों के मीटर को कॉमनली ग्राउंड कर लिया है और अब आउटपुट हम किधर लेके जा रहे हैं, कलेक्टर पे। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर बाकी जो एम्पलीफायर के बाकी रजिस्टर्स हैं उनको यहाँ नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ मकसद ट्रांसफार्मर कपलिंग समझाना था, इसलिए बाकी सर्किट को सिंपलीफाई रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि Q1 की जो कलेक्टर की आउटपुट है और Q2 की जो कलेक्टर की आउटपुट है, जाहिर है वो आउटपुट दोनों की क्या होगी, जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि Q1 क्या करेगा। अब याद रखें ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, कॉमन एमिटर की। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है कि वो वेव को एम्पलीफाई करता है, लेकिन क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। तो आप देखें कि जो वेव इसको पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव करके दी गई थी बेस पे, ये उसकी आउटपुट पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव करके दे रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वेव हमने पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव करके Q2 को दी थी, उसने क्या कर दिया, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव करके इसको एम्पलीफाई किया है। तो लिहाजा याद रखें ये जो वेव्स हैं यहाँ पे मालूम नहीं हो रहा कि जैसे एम्पलीफिकेशन हुई है, लेकिन एक्चुअली हुई है। यहाँ पे एम्पलीफिकेशन दिखाना मकसद नहीं है, यहाँ पे उसकी इन्वर्जन दिखाना मकसद है। तो वेव एम्पलीफाई हो गई है। देखें कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक तो वेव जो है वो इनवर्स उसकी एम्पलीफिकेशन होनी चाहिए, और इन्वर्जन हो गई है, फेज इन्वर्ट हो गई है, ठीक है, फेज एक शिफ्ट आ गया 180 डिग्री का। लेकिन क्योंकि अब ये जो ट्रांजिस्टर है और ये जो पूरी है, ये क्योंकि क्लास जिसका जो ऑपरेशन है वो क्लास बी है, तो लिहाजा क्लास बी ऑपरेशन की वजह से सिर्फ इसका जो पहला हाफ है वो जो है वो क्या हो रहा है, तो वो शो हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव हाफ दे रही है और दूसरा हाफ नहीं दे रही। जबकि ये वाली क्या है, ये दूसरे हाफ के लिए वेव को शो कर रही है, लेकिन पहले हाफ के लिए वेव को शो नहीं कर रही। तो अब क्योंकि ये दोनों वेव्स अगर ट्रांसफार्मर की इनपुट पे दी जाएंगी, और ट्रांसफार्मर की याद रखें कि अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया ये भी सेंटर टेप है, लेकिन यहाँ पे सेंटर टेप वाले पोर्शन को पहले रखा गया है, इनपुट साइड पे रखा गया है, और आउटपुट वाली साइड को विदाउट सेंटर टेप सिंपल रखा गया है। जबकि इनपुट वाली साइड पे हमने इनपुट वाली साइड में इनपुट ट्रांसफार्मर की इनपुट ट्रांसफार्मर की इनपुट पे हमने सिंपल रखा था, और हमने टेपिंग को आउटपुट वाली तरफ रखा था। ये अब यहाँ इन्वर्स किया है। ये सिग्नल जब आप इस ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड करेंगे तो ट्रांसफार्मर इन दोनों को मिला के तो पूरी वेव जनरेट करके दे देगा आपको। तो देखें हमें जो है, जो हमने जो सोर्स से जो इनपुट प्रोवाइड की थी वो हमें एम्पलीफाई होके मिल गई है, और उसकी हाफ जो है वो Q1 ने एम्पलीफाई की है, और हाफ जो है बकिया हाफ नेगेटिव हाफ जो है वो Q2 ने एम्पलीफाई की है, ठीक है। और रिपीट करता चलूँ, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कॉमन एमीटर थी, लिहाजा कॉमन एमीटर में एम्पलीफिकेशन हुई है, लेकिन फेज इन्वर्जन के साथ। और जो हमने यहाँ पे बाइसिंग से जो क्यू पॉइंट सेलेक्ट किया था, या हमने हमने अपने एम्पलीफायर को क्लास बी एम्पलीफायर के तौर पर यहाँ पे ट्रीट किया है, दैट्स वाई जो है वेव हमें हाफ हाफ मिली है आउटपुट, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ट्रांसफार्मर कपलिंग ने ये मुमकिन बना दिया है कि हमने वेव को दोबारा से मुकम्मल कर लिया है। अब हमारा तो बस दूसरा मेथड है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अमूमन ये होता है कि जब कोई चीज़, एक चीज़ अगर वहाँ नेगेटिव मौजूद है तो अगर वहाँ आप पॉजिटिव भी शामिल कर लें तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। यानी अगर दोनों तरह की चीज़ें वहाँ मौजूद हो जाएं तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। जैसे अगर आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है तो वहाँ पे अगर PNP का भी इस्तेमाल आप साथ में कर रहे हो तो वो दोनों मिला के एक कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिमेट्री ट्रांजिस्टर इसलिए कहा गया है कि दोनों को इस्तेमाल में लाया गया है, जबकि हमारी ट्रांसफार्मर कपलिंग वाली एग्जांपल में दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है। तो अब इस कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री के लिए हम इस फिगर को देखेंगे 7.9 को, और 7.9 फिगर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। फिगर ए में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बनाया गया है और फिगर बी को नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बताया गया है। बेसिकली एक ही सर्किट है लेकिन दोनों ऑपरेशंस को अलग अलग करके बताया गया है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर आप देखें, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स दिए गए हैं, ठीक है,
और दोनों ट्रांजिस्टर्स के साथ किया ये गया है कि दोनों के एमीटर्स को आपस में कॉमन कर लिया गया है और दोनों के एमीटर्स को आपस में कॉमन करके उसी क्योंकि लोड जो है वो आपका क्या करें लोड रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरी तरफ दोनों की बेस को मिला दिया गया है आपस में और दोनों की बेस को मिला के इनपुट सिग्नल जो है वो बेस पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और एक के कलेक्टर को वीसीसी दे दोनों के कलेक्टर्स को जो है ना वो वीसीसी दे दी गई है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है ये कॉन्फ़िगरेशन फिल वक्त जो नज़र आ रही है ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी मीटर फॉलोअर है। वजह उसकी ये है कि इनपुट बेस पे दी जा रही है और आउटपुट मीटर से ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो Q1 ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है, जबकि जो Q2 ट्रांजिस्टर है ये PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम होगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपकी जो Q1 है वो कंडक्ट कर रहा होगा और Q जो है वो ऑफ हो जाएगा, Q2 काम नहीं करेगा उस वक्त और आपकी जो आउटपुट है वो क्योंकि ये मीटर फॉलोअर यानी कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर है तो इसमें फेज इन्वर्जन नहीं होती, फेज इन्वर्जन भी नहीं होती और एम्पलीफिकेशन भी नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखें कि ये जो इस ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया है ये सिर्फ वेव्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसका मकसद एम्पलीफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो जो वेव हमारी बेसिकली हमने पहले वेव अलग से एम्पलीफाई कर ली है, हाफ वेव है हमारे पास तो हमने ये हाफ वेव पहले सिंपलीफाई तो ये वेव जब यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है तो यही सेम वेव हमें आगे मिल गई है और क्योंकि Q1 कंडक्ट कर रहा था तो हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वेव मिली है। इसी तरह से जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वेव जब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होता है इनपुट का तो उस वक्त इत्तेफाक से Q1 जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच ऑफ हो जाता है और Q2 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब Q2 एक्टिवेट होता है तो क्योंकि वो इन्वर्स में काम करता है वो बेसिकली PNP है तो दैट्स वाई PNP होने की वजह से जो है ना वो अपनी आउटपुट उसी तरह से नेगेटिव आउटपुट देगा और बाद में इन दोनों को अगर मिला लिया जाए क्योंकि हर इनपुट के पॉजिटिव साइकिल पे Q1 आउटपुट दे दिया करेगा और हर इनपुट के नेगेटिव साइकिल पे Q2 आउटपुट दे दिया करेगा। तो दोनों सूरतों में आपके पास आउटपुट आपके पास हमेशा रहेगी और पूरी वेव आपको मिलती रहेगी हमेशा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप ये पॉजिटिव के लिए एक दे देगा फिर नेगेटिव के लिए दूसरा देगा फिर पॉजिटिव के लिए तो इस तरह से आपको ये पूरी वेव जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है जो राइज होता है वो ये है कि क्यों पॉजिटिव साइकिल के लिए Q1 कंडक्ट करता है और Q2 कंडक्ट नहीं करता और क्यों नेगेटिव साइकिल के लिए Q1 कंडक्ट नहीं करता और Q2 कंडक्ट करता है। तो याद रखें ये बड़ी सिंपल बात है, आप ये याद रखें कि आपका ट्रांजिस्टर कौन सा है, ऊपर वाला ट्रांजिस्टर आपका NPN है। जब NPN ट्रांजिस्टर हो तो उसकी बेस जो है वो पॉजिटिवली डोप्ड होती है, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बेस पॉजिटिव होती है और एमीटर हमारा ग्राउंड है तो लिहाजा बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाता है तो ये जो फ्लो है यहाँ से इजीली हो जाता है। और जब पॉजिटिव यहाँ पे मौजूद हो और अगर इधर पॉजिटिव है और आपकी NPN ट्रांजिस्टर में PNP ट्रांजिस्टर में बेस नेगेटिव होती है तो लिहाजा नेगेटिव पे जब आप पॉजिटिव आता है तो ये जो जंक्शन है ये बेसिकली रिवर्स बायस हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स बायस होने की वजह से Q2 जो है वो ऑफ हो जाता है क्योंकि याद रखें अगर आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है तो बेस को पॉजिटिव देना पड़ेगा आपको और अगर आपके पास PNP ट्रांजिस्टर है तो फिर उस सूरत में बेस को नेगेटिव देंगे तो तब आपका जो बेस मीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होगा। तो यहाँ क्योंकि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो Q1 का जो बेस मीटर जंक्शन है फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और तब क्या है कंडक्शन वहां से होना शुरू हो जाएगी और Q2 का जो बेस मीटर जंक्शन है रिवर्स बायस रहेगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसी तरह जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल पे बेस एमीटर जंक्शन Q1 का क्योंकि नेगेटिव पे ये पॉजिटिव ये जो है रिवर्स बायस हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा और नेगेटिव पे क्योंकि नेगेटिव है आपकी बेस PNP है और N नेगेटिव बेस है उधर भी नेगेटिव सिग्नल है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा और लिहाजा ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो है हर पॉजिटिव साइकिल के लिए Q1 कंडक्ट करता रहेगा और हर नेगेटिव साइकिल के लिए Q2 कंडक्ट करता रहेगा। अब हमारे लिए जब हम दोनों वेव्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है और वो प्रॉब्लम जो है वो उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन ये है
कि आपको मालूम है हम तो ये कह रहे हैं कि जो सिग्नल भी हम यहाँ पे बेस पे प्रोवाइड करते हैं एग्जैक्टली वो सिग्नल हमें आगे मीटर पे मिल जाता है, मीटर फॉलोअर है, तो लिहाजा वो तो सिग्नल वही का वही मिलता है। लेकिन एक्चुअली आपको पहले भी ये बताया है, यहाँ ऊपर ही इस बात का जिक्र हुआ है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो सिग्नल बेस पे दिया जाता है वो सिग्नल वही सिग्नल डेफिनेटली मीटर पे आता है, लेकिन उसमें 0.7 वोल्ट का एक डिफरेंस आ जाता है, कमी आ जाती है। और वजह ये है कि यहाँ से चलती वोल्टेज का ड्रॉप 0.7 वोल्ट यहाँ बेस मीटर जंक्शन के उस जो उसका पोटेंशियल बैरियर है उसके क्रॉस वहाँ जरूर ड्रॉप होता है, तो 0.7 वोल्ट की कमी आ जाती है वेव की। वेव 0.7 वोल्ट के कद में उसका कद 0.7 वोल्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा वहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर वेव के लिए यानी जीरो आपका लेवल है और इसके लिए बीई यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल जब Q1 ऑपरेट कर रहा होता है तो वो भी अपनी 0.7 वहां से माइनस करवा लेगा। और इसी तरह जब पीएनपी ट्रांजिस्टर जो Q2 है वो ऑपरेट करेगा तो वो भी तो अपना नेगेटिव बीई जो है वो यहाँ से निकाल लेगा। तो लिहाजा ये एक गैप पैदा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये एक दोनों वेव जब आखिर में मिलेंगी तो उसके अंदर हमें जो मिलने के बाद हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आप देखें कि वेव के अंदर एक मामूली सा गैप आ रहा है, बोथ Q1 एंड Q2 ऑफ। ये एक ऐसी बीच में फेज आ रही है, ये बीच में ऐसा छोटा सा लम्हा आ रहा है कि जिसमें दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों ऑफ हैं। जबकि उससे पहले देखा जाए तो इस पीरियड में Q1 कंडक्ट कर रहा है और Q2 ऑफ है। ये वो पीरियड है जिसमें Q1 ऑफ है और Q2 कंडक्ट कर रहा है, इस पे बात हो चुकी है। लेकिन बीच में एक पीरियड आ रहा है जिसमें दोनों ऑफ हैं और इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। अब ये देखें, ये जो थोड़ा-सा गैप आ रहा है, इस गैप से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि जब हम पूरा 180 डिग्री रखते हैं, तो ये गैप आ जाता है। थोड़ा-सा चीज़ें हमारी बात में भी समझें कट आ जाता है। तो जब उन्होंने इस पे सोचा तो उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा करें कि हम अपनी वेव को 180 डिग्री से थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें, थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें। और जब आप अपनी वेव को 180 डिग्री से थोड़ा-सा ज़्यादा करेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो गैप है ये खत्म हो जाएगा। आप सोचें हमने 180 डिग्री वाली वेव्स को जब जोड़ा तो हमें ये बीच में हमें थोड़ी-सी वो कम पड़ गई। तो आप वो कह रहे हैं कि आप 180 डिग्री से थोड़ा-सा ज़्यादा ले लें ताकि वो जो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा जब कटने की बारी आएगी, क्लिप ऑफ होने की बारी आएगी तो वो क्लिप ऑफ हो जाएगा। कम से कम 180 पूरे का पूरा हमें मिल जाएगा और इस तरह से रिजल्टिंग जो हमारी वेव है वो ज़्यादा साइनोसॉइडल शक्ल के करीब तर होती जाएगी। तो दैट्स व्हाई यही वजह से कि ये क्लास बी के साथ जो है ना क्लास ए बी ऑपरेशन जो है इसको भी जो है वो सामने लाया गया है और इसमें यही किया गया है कि इसमें जो आपकी आउटपुट है वो जो लोड लाइन पे अपीयर होती है वो 180 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा वेव रखी जाती है। अब हम देखें कि उसमें बाइसिंग कैसे की जा रही है, द पुश पुल एम्पलीफायर फॉर ए बी ऑपरेशन। अब इस डिस्टॉर्शन को जिसको क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का नाम दिया गया है, इसको रिमूव करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो उस मेथड को बेसिकली पुश पुल मेथड कहते हैं और उसमें हम जो है वो एक मिरर इफेक्ट पैदा करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या किया जा रहा है। एक बात तो आप यहाँ से गौर कर से देख लें कि एक्चुअली क्या होती है कि जो वेव फॉर्म है वो बजाय इसके कि वो ज़ीरो के जो ज़ीरो लाइन है ये मिडल लाइन है, डीसी अगर ज़ीरो पे मौजूद हो तो फिर जो है आपके जो वेव है वो उसके अलोंग मूव करती है। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि 0.7 वोल्ट का ये जो डिफरेंस है इसमें ये वेव फॉर्म जो है इसमें राइज कर जाती है, इतनी ऊपर चली जाती है और नेगेटिव साइकिल में इतनी नीचे चली जाती है और दैट्स वाई ये गैप बनता है। अगर ये वेव भी ज़ीरो पे आके आ जाए और ये वेव भी ज़ीरो पे से शुरू हो तो उस सूरत में ये दोनों बिल्कुल ये गैप ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे डीसी वोल्टेज जो है इनकी स्टेबलाइज नहीं रहती क्योंकि उसमें एक ड्रॉप पैदा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट की गई है और इस अरेंजमेंट में एक तो वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट का इस्तेमाल किया गया है जिसमें दो रजिस्टर R1 और R2 इस्तेमाल किए गए हैं। और आप अगर इस सर्किट को देखें तो इसमें कंप्लीट सिमेट्री मौजूद है। अगर यहाँ पे NPN है तो नीचे PNP है, अगर NPN पे कलेक्टर पे VCC पॉजिटिव है तो PNP के कलेक्टर पे VCC नेगेटिव है, बिल्कुल सेम वोल्टेजेस दी गई हैं, ठीक है।
इसी तरह जिस वैल्यू का R1 है उसी वैल्यू का R2 है, ये भी बिल्कुल सेम रखे गए। अब आप गौर से देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पॉइंट ए पे पहुँचती है, ठीक है? और एक्चुअली इसने जाना कहाँ है, इसने यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ सामने से, यहाँ से एमिटर से, दोनों के एमिटर से यहाँ से इसने आउट होना है। और हमें पता है कि जो वेव हमारे ये, क्योंकि एमिटर फॉलोअर है, कॉमन कलेक्टर है, तो लिहाजा एमिटर फॉलोअर में जो वेव आप बेस पे देते हैं वही बेस आपकी बेसिकली एमिटर पे यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये था कि इससे पहले जब हम बेस एमिटर जंक्शन को क्रॉस करके आते थे तो यहाँ हमें एक ड्रॉप का सामना करना पड़ता था। अगर आप खाली बेस एमिटर जंक्शन को गौर से देखें या समझें तो वो उसके रास्ते में सिर्फ एक डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, जिसकी आपको भी जो डायोड है उसका भी एक बैरियर जो है जंक्शन क्रॉस करने के लिए आपको 0.7 वोल्ट ही चाहिए होते हैं। अगर यहाँ पे आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपके जो ट्रांजिस्टर्स बनाए हैं आपने जिस मटेरियल से वो बिल्कुल सेम है, हर लिहाज से उनमें सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है? और आपके पास जो दोनों डायोड्स हैं वो भी बिल्कुल उसी मटेरियल के हैं, इनकी दोनों थर्मल कैपेबिलिटीज एवरीथिंग सेम होनी चाहिए। अगर उनमें ज़रा भी फ़र्क आया तो फिर आपका वो मकसद अचीव नहीं होगा। तो आप ये देखें कि इससे पहले आप इस पॉइंट ए से यहाँ जाते थे और आपके रास्ते में सिर्फ एक एक तरह का एक फॉरवर्ड बायस डायोड आता था। अब उन्होंने क्या किया है कि वह फॉरवर्ड बायस डायोड क्या करता था, आपके यहाँ ड्रॉप करवा देता था। तो अब उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया है, इसमें एक रिवर्स बायस डायोड प्लेस कर दिया है। यानी एसी को क्या होगा, यानी रास्ते में जाते हुए एक एक जो है दो डायोड क्रॉस करने पड़ेंगे। वो दोनों डायोड जो है वो आपस में ऑपोजिट में लगे हुए हैं। जबकि इधर भी देखें ये दोनों डायोड, अगर ये इसकी बेस नेगेटिव है तो देखें इस डायोड का नेगेटिव को इसके साथ कनेक्ट किया गया है, और इसी तरह अगर इसकी बेस पॉजिटिव है तो इस डायोड के पॉजिटिव को इसके साथ कनेक्ट किया गया है। लिहाजा इस पॉइंट ए से जो यहाँ तक का सफर है उसमें एक जो डायोड था यहाँ पे, जो बेस मीटर जंक्शन मैंने कहा है, आप उसको डायोड के तौर पर एज्यूम करें, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में कंप्लीमेंट्री एक डायोड लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये दोनों डायोड बिल्कुल सेम है, तो लिहाजा जो करंट का इफेक्ट पैदा होगा वो कहते हैं बिल्कुल सेम करंट पैदा होगा, और सेम करंट की वजह से इसको करंट मिरर इफेक्ट भी का नाम भी दिया गया है। उसकी वजह से ये जो हमारा ये जो लेवल है ए पॉइंट है, कहते हैं कि ए पॉइंट हमेशा जीरो पे मौजूद रहेगा, और जीरो पे रहने की वजह से आपकी वेव जो है उसमें वो जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का जो चांस था वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि देखें आईसीक्यू के लिए जो इक्वेशन यहाँ दी गई है वो क्या है, वीसीसी माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1। इसी तरह से जो आपका ट्रांसफार्मर कपलिंग के ज़रिए से आप पुश पुल ऑपरेशन का जो करते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन उसमें भी होती है, क्योंकि उसमें भी बेस मीटर जंक्शन के क्रॉस में दोनों तरफ में एक ड्रॉप आ जाता है। और इसका सोल्यूशन यहाँ पे ये लाया गया है, इससे पहले जो हमारे पास इनपुट साइड पे जो ट्रांसफार्मर था उस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉयल थी उसकी सेकेंडरी कॉयल ग्राउंड होती थी, ठीक है? आप इससे पहले सर्किट में ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इसकी सेकेंडरी कॉइल इनपुट ट्रांसफार्मर की जो है वो ग्राउंड थी। लेकिन अब उसमें एक तब्दीली लाई गई है, और वो तब्दीली ये लाई गई है कि उसमें बेसिकली 0.7 वोल्ट का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। इज़ाफ़ा ऐसे किया है कि यहाँ वीसीसी प्रोवाइड करके एक रजिस्टर के थ्रू जो है यहाँ एक डायोड को ग्राउंड किया गया है। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर एक तरह की सप्लाई आ गई है 0.7 वोल्ट की, ठीक है? ये अब जो 0.7 वोल्ट की सप्लाई है ये क्या करेगी कि ये जो भी इसकी वोल्टेज है इसमें ऐड कर देगी। तो बेसिकली यहाँ पे वो पहले ही 0.7 वोल्ट का इजाफा कर दिया गया है, जो यहाँ पे क्यू टी का बेस टू एमीटर क्या होगा, वापस ड्रॉप हो जाएगा, तो वापस वेव अपनी पूरी पूरी की पूरी होगी। यानी जो कमी यहाँ पे आती थी वो पहले से यहाँ एक इजाफा उसमें कर दिया गया है। तो लिहाजा ये 0.7 वोल्ट पे पहले ये जीरो ग्राउंड पे थी, तो अब ये पॉइंट जीरो ग्राउंड पे नहीं रही बल्कि इसमें 0.7 का इजाफा हो गया है। तो लिहाजा 0.7 का इजाफा जो है वो इस एंड के लिए नेगेटिव हो जाएगा, इस एंड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, इस एंड के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो लिहाजा जो उस तरह से वापस ये इसको कंप्लीमेंट कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी, और वो जो कमी है वो इस वजह की वजह से हमारी पूरी हो जाएगी। ये पुश पुल ऑपरेशन को मैं एक दफ़ा फिर या एक और अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ कमी फील कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बेहतर समझ जाएं। वो कुछ इस तरह से है कि आप ये अज़्यूम करें कि ये जो आप वीसीसी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो मैंने आपको पहले बोला है कि हर चीज़ एक दूसरे का बिल्कुल जो है ना परफेक्ट ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर आपने वीसीसी यहाँ +10 दिया तो यहाँ -10 देंगे। अगर आपने R1 1 किलो ओम का रखा है तो आपको R2 भी 1 किलो ओम का रखना पड़ेगा। इसी तरह जो डायोड हैं, D1 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल बेस मीटर जंक्शन वाली के साथ बिल्कुल मैच करनी चाहिए। इसी तरह इस D2 की भी बेस मीटर जंक्शन वाली इस पीएनपी के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है। अब आप एक बात पे गौर करें। फर्ज करें कि आप यहाँ से जो है जो भी वोल्टेज इधर से आ रही है, ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ R1 के क्रॉस में ड्रॉप होती है। इसके क्रॉस ड्रॉप होने के बाद यहाँ 0.7 वोल्ट इस डायोड के क्रॉस ड्रॉप होगी। इसी तरह जो इधर से नेगेटिव निकलेगी, ये नेगेटिव भी यहाँ R2 के क्रॉस ड्रॉप होगी और इसी तरह इसके रास्ते में रिवर्स में नेगेटिव में यहाँ पे भी 0.7 का ड्रॉप होगा। तो नतीजतन जो यहाँ से वोल्टेज चलेगी वो ए तक जब पहुँचेगी, इसी तरह जो यहाँ से चल के ए तक पहुँचेगी, इन दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी बट ऑपोजिट होंगी एक दूसरे के। अगर फर्ज करें यहाँ पे ये +5 पहुँचती है तो ये यहाँ पे -5 पहुँचेगी और इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट हर सूरत में 0 पे आ जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये दोनों भी एक जैसे हैं, आर भी रास्ते में, यानी दोनों सप्लाई सेम थी, उनका रास्ता भी सेम था, तो वो एक जैसी एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू में पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो लिहाजा ये पॉइंट ए 0 पोटेंशियल पे होगा। तो अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से जब सफर तय करें तो जब इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, यहाँ से ए का सफर और यहाँ से एमीटर का सफर बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जैसा बेस और एमीटर जंक्शन में ड्रॉप है, ऐसा ही फॉरवर्ड ड्रॉप इस डायोड के अक्रॉस में। यहाँ पे भी एक जंक्शन है, यहाँ पे भी जंक्शन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, और हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो लिहाजा जो करंट यहाँ से इस डायोड D1 से फ्लो करेगा, वही करंट बेसिकली इस बेस से मीटर की तरफ फ्लो करेगा। तो क्योंकि ये D1 से फ्लो करने वाला करंट और ये इस Q1 की BE जंक्शन से फ्लो करने वाला करंट बिल्कुल सेम है, लिहाजा इसको करंट मिरर बोला जाता है। ठीक है। इसी तरह D2 से गुजरने वाला करंट और इसी तरह PNP के बेस मीटर जंक्शन से गुजरने वाला करंट, ये भी बिल्कुल सेम होगा। इसके दो नतीजे होंगे। एक नतीजा तो ये होगा कि ए पॉइंट पे 0 पोटेंशियल होने की वजह से, 0 डीसी होने की वजह से अब हमें ये खतरा ही नहीं रहा कि यहाँ हम कोई कैपेसिटर प्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू डीसी वोल्टेज की होगी तो हमें खतरा है कि वो हमारे सोर्स को नुकसान ना पहुंचाए। लिहाजा यहाँ पे हम एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस डीसी को सोर्स की तरफ जाने से रोका जा सके। तो आपको पता है कैपेसिटर डीसी को रोक देता है, लेकिन क्योंकि हमें हर सूरत में इस सिचुएशन में ए पे 0 वोल्ट ही मिलेगी, लिहाजा हमें कपलिंग कैपेसिटर की कोई जरूरत नहीं। एक बात, दूसरी खास बात यह है कि आप ये देखें कि जब ए वाला पॉइंट 0 पोटेंशियल पे है तो ये आउटपुट वाला पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो जब इन दोनों के हिसाब से ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे हो जाएगा तो ये बेसिकली वो लोड लाइन है, ये वो क्यू पॉइंट है। जब ये 0 पे आ जाएगा तो आपकी डिस्टॉर्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आप ये खुद ही देखें कि अगर ये जो वेव पॉजिटिव वेव है, ये 0.7 वोल्ट यहाँ से ऊपर उठ गई थी, और इसी तरह से ये जो आपकी नेगेटिव वेव फॉर्म है, ये भी 0.7 वोल्ट नीचे चली गई थी। जब आप आउटपुट को वापस 0 पे ले आएंगे तो ये वेव ऊपर जो 0.7 वोल्ट गई थी, ये वापस नीचे आ जाएगी। ये जो नीचे गई थी ये भी ऊपर आ जाएगी, लिहाजा वापस उसका ऊपर आ जाने से ये जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का गैप है, ये हमारा खत्म हो जाएगा और हमारी इससे जान छूट जाएगी। ठीक है। एक बात और, जब हम इस सिचुएशन में ये कह रहे थे कि हम जो है 180 डिग्री रखेंगे, यानी क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर, क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर 180 डिग्री रखने पे क्या होता था कि हमारा जो ICQ की वैल्यू है, ये हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि हमारे ICQ की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। तो जब कलेक्टर की ICQ की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब ये है कि जब AC सिग्नल मौजूद नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे कोई कंडक्शन नहीं होगी। अब आप इस बात को गौर से सुने। क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर जब आप एसी सिग्नल प्रोवाइड नहीं भी करते तो भी वहां पे डीसी जो करंट हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, कंडक्शन जारी होती है, क्योंकि उसमें अगर हम वापस ऊपर चले जाएं
ये देखें आप, अगर एसी सिग्नल देखें पिंक कलर का और ये ब्लू कलर का मौजूद ना भी हो, तो भी ICQ अपनी काफी वैल्यू रखता है। ठीक है, यानी आपने एसी सिग्नल आपने दिया हुआ ही कोई नहीं है, फिर भी आपका ट्रांजिस्टर कंडक्शन में है, क्योंकि आप देखें अच्छी भली आप ये वैल्यू ICQ उसको आपने प्रोवाइड की हुई है बायसिंग से, तो लिहाजा वो जब सिग्नल एसी सिग्नल नहीं भी होता तब भी कंडक्ट कर रहा होता है। जब एसी सिग्नल भी आ जाता है तो फिर दोनों ठीक ठाक हो जाते हैं। इसकी वजह से उस ट्रांजिस्टर पे लोड बढ़ता है और उसकी एफिशिएंसी बहुत थोड़ी होती है। जब उसके बरक्स यहाँ मामला ही कुछ और है। अब हम दिखाते हैं आपको दोबारा से ऐसी फिगर जिससे मैक्सिमम समझ आ सके। मैं इस फिगर पे आ जाता हूँ। जबकि यहाँ पे क्या होता है आइडियली, अगर हम पूरी ये हमारी जो VCE है वो पूरी की पूरी कट ऑफ से कट जाए, यानी हाफ कट जाए, तो उस सूरत में जो आपका ICQ है हमने अभी बात किया वो 0 पे आ जाएगा। अगर ICQ 0 पे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर AC सिग्नल मौजूद नहीं होगा तो उस सूरत में आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन लेकिन अब हमने देखा ये है कि जब वो कंडक्ट नहीं करता तो ठीक है, इसका एक फ़ायदा तो हमें ये मिलता है, वो ये कि हमारे ट्रांजिस्टर से एक्स्ट्रा लोड हट जाता है, कि सिर्फ़ एसी फ्लो कर रहा होता है, डीसी उसकी लेवल 0 होता है। तो लिहाजा वो सिर्फ एसी को खुल के एम्पलीफाई करता है, दैट्स व्हाई इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमने ये देखा कि एफिशिएंसी तो ज़्यादा है, लेकिन वो जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन है वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, हमने ये कहा कि ऐसा करें कि आईसीक्यू की वैल्यू थोड़ी-सी ज़रूर होनी चाहिए। ये थोड़ी-सी कितनी सारी है, ये इतनी हो कि ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पे हम काबू पा सकें। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पे काबू पाने के लिए ये जो आईसी की वैल्यू है यानी क्यू पॉइंट है, इसको एक्सट्रीम से हल्का सा पीछे लाया जाता है। जब इसको एक्सट्रीम से थोड़ा हल्का पीछे लाया जाता है तो पीछे लाने से क्या होता है कि आई सी क्यू जो जीरो लेवल पे नीचे होता है ये हल्का सा ऊपर उठ जाता है। ये हल्का सा ऊपर उठने का मतलब है कि जब एसी सिग्नल नहीं भी होगा तब ये मामूली सा ये आई सी क्यू फ्लो करेगा। ये जो मामूली सा कंडक्ट करेगा, ये इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, इतना ज़्यादा उस पे लोड नहीं बढ़ाएगा कि उसकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा कम कर दे। और यही वजह है कि जो क्लास हमारे ए, बी या बी का एम्पलीफायर है, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 79% तक है, जो कि आप देखें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है? तो लिहाज़ा यही वजह है कि इसमें हम ये थोड़ा-सा इसको इधर ले आते हैं, थोड़े से क्यू पॉइंट को पीछे करने से क्या होता है कि हमारी वेव मोर देन 180% थोड़ा-सा स्लाइटली उससे ज़्यादा जो है वो अंदर आ जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका आईसीक्यू जो थोड़ा-सा फ्लो करता है, इसके थोड़े से फ्लो करने की वजह से वो जो हमारा ड्रॉप आ जाता था 0.7 का और वो जो हमारा नुकसान होता था क्रॉस ओवर की सूरत में, वो फिर हमारा हम उसको ओवरकम करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक और चैलेंज है जो दरपेश है, ठीक है? और वो चैलेंज ये है कि अगर अब आप इस बात पे भी गौर कीजिएगा, कहा ये जाता है कि अब हर सूरत में ये बेस और मीटर जंक्शन का जो बिहेवियर है ना, ये बिल्कुल इस डायोड के एनोड टू कैथोड के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब मामला ये है कि जब बेस एमिटर जंक्शन है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है कि ट्रांजिस्टर के अंदर बेस एमिटर जो जंक्शन है, ये हीट अप हो जाता है। ये जब हीट अप होगा, तो हीट अप होने से इसका जो बेसिकली इसकी जो रेजिस्टेंस है, उसमें कमी आ जाती है और उसमें से करंट गुजरने वाले करंट में इजाफा हो जाता है। ठीक है? जबकि उसके बरक्स जो डायोड होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। अगर थर्मली ये दोनों एक जैसे पॉइंट पे ना हुए, एक लेवल पे ना हुए तो उसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। आप खुद सोचें जब करंट यहाँ पे पहुँचता है इस पॉइंट पे, उसके बाद उसके पास 2 पाथ्स हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि इक्वल है, तभी हम कहते हैं कि मिरर करंट है यानी एक जैसा करंट फ्लो करता है। अगर डायोड जो है वो अपनी जो रुकावट है वो वही रखे, वो उसका ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 0.7 रहे और अगर थर्मल स्टेबिलिटी यानी हीट अप होने की वजह से इस बेस मीटर जंक्शन के क्रॉस ड्रॉप में कमी आ जाए, तो लिहाजा आप खुद ही सोच लें करंट ज़्यादा किधर मूव करना शुरू हो जाएगा, इधर। तो मीटर करंट में इजाफा हो जाएगा और अब मीटर करंट में जब इजाफा होगा तो मजीद
मजीद हीट पैदा होगी, मजीद करंट मजीद हीट पैदा करेगा, मजीद हीट मजीद वोल्टेज जो उसके जो इसका क्रॉस बैरियर है वो मजीद उसमें क्या करेगी कि एक ड्रॉप में कमी लाएगी और करंट बढ़ता जाएगा और हीट पैदा होती जाएगी और फिर ड्रॉप कम होता जाएगा। ये एक थर्मल रन अवे की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इसको कहते हैं थर्मल रन अवे। मतलब कि जब इस जंक्शन में हीट ज्यादा जनरेट होगी, हीट जनरेट होने से इसके क्रॉस जो ड्रॉप 0.7 है ये कम हो जाएगा, ड्रॉप कम होने से इसके से गुजरने वाले करंट में इजाफा हो जाएगा और करंट में जब इजाफा है वो मजीद हीट ज्यादा पैदा करेगा, फिर ज्यादा हीट और ज्यादा ड्रॉप कम करेगी और करंट फ्लो करवाएगी और ये एक थर्मल रन अवे की सूरत अख्तियार कर जाएगी। और कहा जाता है कि कई दफा इस करंट को कंट्रोल करने के लिए या इस थर्मल रन अवे को कंट्रोल करने के लिए यहाँ मीटर पे एक छोटा रजिस्टर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो लिहाजा ये चैलेंज है और ये चैलेंज ये है कि हर सूरत में थर्मली ऐसा ना हो कि डायोड आपका एक कूलर जगह पे हो, ठंडी जगह पे हो और आपका ट्रांजिस्टर जो है वो हीट अप हो जाए अलग से। लिहाजा ये दोनों अगर हीट अप हों तो एक जैसे हों, दोनों ठंडे हों तो एक जैसे हों। ये थर्मल स्टेबिलिटी का होना इस Q1 की बेस एमीटर जंक्शन का और D1 का और इसी तरह Q2 की बेस एमीटर जंक्शन का और D2 का ये एक लेवल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ आईसीक्यू में इक्वेशन से वही थोड़ा सा करंट बताने की कोशिश की गई है जो कि बेसिकली यहाँ से फ्लो करेगा। ये जो मैंने आपको ग्राफ में बताया, यहाँ पे वही थर्मल रन अवे का जिक्र किया गया है। इसी तरह से दोबारा से ये जो है वो दूसरे ट्रांसफार्मर कपलिंग वाले के बारे में मैं अभी बात कर चुका हूँ कि इसमें क्या है कि प्राइमरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पे 0.7 वोल्ट पहले से जनरेट कर दिया जाता है ताकि वो इस कमी को आगे जाके पूरा कर सके। आप इस एसी लोड लाइन एसी ऑपरेशन को देख सकते हैं। ये जो थोड़ा सा करंट फ्लो करता है आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, जब क्यू पॉइंट को आप थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं तो यहाँ आईसीक्यू की एक छोटी सी वैल्यू जनरेट होती है और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है, वीसीसी ओवर आरएल, आपके वीसीसी और लोड रेजिस्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक्चुअली आप देखें यहाँ पे अब एसी ऑपरेशन पे बात की गई है। ठीक है, और इसमें ये जो नीचे फिगर है इसको कंसीडर किया गया है और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्यू पॉइंट आपको पहले से मालूम है कि हमने स्लाइटली जो है इसको बैक किया है और बैक करने से क्या हुआ है और कट ऑफ जो है पॉइंट कट ऑफ से थोड़ा पीछे होने की वजह से आईसीक्यू जो है वो ग्राउंड लेवल जीरो लेवल से थोड़ा अबव है और दैट्स वाई कहा यह गया है कि क्लास बी के अंदर क्योंकि वो कट ऑफ पे होता है क्यू पॉइंट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अबव है उसकी वजह से आईसी क्यू की एक मामूली सी वैल्यू भी यहाँ अपीयर हो रही है। यहाँ एसी कट ऑफ वोल्टेज की बात की गई है और यहाँ ये भी याद रखें कि टू सप्लाई वाला हमारा सर्किट है क्योंकि इसमें टू सप्लाईज यूज़ की गई हैं, एक पॉजिटिव वीसीसी और एक नेगेटिव वीसीसी। टू सप्लाईज की वजह से जो इसमें बात कर रहे हैं कट ऑफ वोल्टेज जो है वो क्या है वो एट वीसीसी होगी और वही आईसीक्यू इज गिवन अर्लियर, ये ऊपर बात होगी है तो ये देखें वीसीसी पे इसका कट ऑफ है और जो इसका एसी सैचुरेशन करंट है वो पुश पुल एम्पलीफायर में वो यहाँ दिया गया है वीसीसी ओवर आरएल और द एसी लोड लाइन फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर शोन 7.13, ये एसी लोड लाइन ग्रीन कलर में शो हो रही है। ठीक है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डीसी लोड लाइन है जो वर्टिकल यहाँ पे शो हो रही है। ये वर्टिकल कैसे हुई है इसको ये देखते हैं। द डीसी लोड लाइन कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग अ लाइन, ये तो एक लाइन ड्रा करनी होती है दैट पासेस थ्रू VCEQ, जो VCQ एंड द DC सैचुरेशन करंट IC सैचुरेशन, तो ये IC सैचुरेशन के साथ लिंक्ड होती है। However, the saturation current for the DC is the current if the, वो कहता है कि कलेक्टर और मीटर को आप शॉर्ट सर्किट करते हैं, समझे, शॉर्ट ही है। ठीक है, उस सूरत में जो करंट फ्लो करेगा उसको वो सैचुरेशन करंट बोलता है और अगर कलेक्टर को अगर इसको शॉर्ट कर दिया जाए, समझे कलेक्टर टू मीटर कुछ है ही नहीं, तो दोनों ट्रांजिस्टर के लिए शॉर्ट कर दिया जाए फिर तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि इधर से नेगेटिव सप्लाई उधर से पॉजिटिव सप्लाई है तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और दैट्स वाई इस ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से ये बार उसने वर्टिकल बना दिया। उसने कहा कि बोथ ट्रांजिस्टर के लिए अगर सेम सिचुएशन हो तो
assume shorts across the power supplies obviously would cause maximum current from the supplies and implies the DC load line passes almost vertically through. ठीक है, DC लोड लाइन वर्टिकल हो जाएगी और ये बेसिकली जो इतना ज़्यादा करंट है ये क्या है, ये बेसिकली उसी थर्मल रन अवे की वजह से, और इसकी वजह से अगर ये मामला चलता रहा तो आपके ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमने इससे इसको बचाना है। अब ये नेक्स्ट फिगर में जो है, ये फिगर 7.14, इसमें यहाँ पे ग्राफ शो किया गया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे उसका सर्किट बताया गया है और यहाँ Q1 के ऑपरेशन के बारे में बात की गई है और दिखाया गया है कि कैसे जो सिग्नल जो है वो AC लोड लाइन जो ग्रीन कलर की है उसके अराउंड में कैसे वो स्विंग करता है और यहाँ पे बोल्ड करके दिखाई गई है AC लोड लाइन और आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ट्रांजिस्टर इस जो वोल्टेज है वो कौन सी है, वो VCE ये वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि ये बिल्कुल ही जो है ज़ीरो तक नहीं आती बल्कि उससे थोड़ी सी अबव रहती है, ये थोड़ा सा गैप रहता है, जैसे ICQ का गैप है इसी तरह यहाँ पे भी गैप रहता है। और जब जो है वोल्टेज जहाँ पे करंट जब मैक्सिमम होता है, जैसे कि बात की कि अपर एंड ऑफ द AC लोड लाइन, अपर एंड ऑफ AC लोड लाइन के हिसाब से यहाँ पे जो VCE की वैल्यू है याद रखें कम होती है। VC की वैल्यू जितना जितना आप अबव चढ़ते हैं ऊपर AC लोड लाइन में तो आप देखें कि VCE की वैल्यू कम है। तो अगर इस पॉइंट पे आए तो VC की वैल्यू काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज है आउटपुट VCE वो जो है वो मैक्सिमम पे है, वो अपनी पीक पे होती है। तो यहाँ VCE ये कौन सी VCE है और ये कौन सी VCE है, ये बेसिकली DC है और ये उसके ऊपर वो AC सिग्नल है जो उसके ऊपर स्विंग कर रहा है। और इसका जो स्विंग है वो बेसिकली किस मिडल पॉइंट के अराउंड है, VCEQ के। ये VCE जो कैपिटल VCE होता है ये बेसिकली ये मिडल लाइन देता है DC के ज़रिए और AC सिग्नल ने इस मिडल लाइन के अराउंड में ऐसे स्विंग होना होता है। ठीक है, इसी तरह देखें जो कलेक्टर करंट है IC, ये IC कौन सा है, ये AC सिग्नल है, जबकि जो ये जो IC ये वाला है Q ये बेसिकली DC कलेक्टर करंट है और ये इसके अराउंड में देखें स्विंग होता है। इसकी मिडल लाइन ICQ होती है और इसकी मिडल लाइन VCEQ होती है जो कि DC वैल्यूज है। अब वो यहाँ यही बात बयान करता है कि अगर Q1 और Q2 दोनों अल्टरनेटिवली ड्राइव कर रहे हो तो वो दोनों, हम ये नहीं कहते कि वो कट ऑफ में जाते हैं, अब लफ्ज़ क्या, नियर कट ऑफ, क्योंकि थोड़े से हम कट ऑफ से पीछे हट गए हैं, आप देख सकते हैं मामूली से पीछे आए। इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो सैचुरेशन नहीं कहते बल्कि नियर सैचुरेशन कहते हैं, थोड़ा सा गैप यहाँ पे भी रह जाता है। अब हो क्या रहा है कि अगर खाली Q1 की पहले बात करें तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव अल्टरेशन ऑफ द इनपुट साइकिल Q1 मीटर क्या करता है, वो ड्राइव करता है फ्रॉम इट्स Q पॉइंट। ठीक है, वो अपने Q पॉइंट के अराउंड में ड्राइव करता है और वो स्विंग उसकी क्या है, 0 टू VCC प्रोड्यूसिंग अ पॉजिटिव पीक। तो अब देखें जो आपका VCC है ना वो इस 0 से लेकर यहाँ तक है और VCEQ आपका VCC पे था पहले, अब थोड़ा सा उससे पीछे आ गया, तो ऑलमोस्ट VCC या नियर VCC आप कह सकते हैं। आप देखें पीक वोल्टेज, ये देखें एक पीक जो है ये ऑलमोस्ट, ये पीक बेसिकली VCEQ के इक्वल है एग्जैक्टली लेकिन हम कहते हैं कि VCC के भी तकरीबन आप समझे तकरीबन इक्वल है, थोड़ा सा VCC उससे थोड़ा सा बड़ा है। हम इसीलिए यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसने क्या किया है, वैल्यू ऑफ 0 टू नियरली VCC, नियरली VCC की पीक हो तो पॉजिटिव के लिए ऐसे होगा। अब इसी तरह नेगेटिव में लाइक वाइज क्या होगा कि नेगेटिव में Q2 जब उसका मीटर भी Q पॉइंट वो भी 0 टू नियर टू नेगेटिव VCC वो स्विंग देगा क्योंकि दूसरा वो देगा, तो फिर इसी तरह से दोनों को प्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव पीक वोल्टेज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस VCC। ये लफ्ज़ ऑलमोस्ट इस्तेमाल किया गया। although it is possible to operate close to the saturation current, तो कहते हैं कि saturation current के क्लोज भी तो ऑपरेट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल पीछे चला जाए। ठीक है, लेकिन this type of operation results in increased distortion of the signal, तो फिर सिग्नल में डिस्टॉर्शन आने का चांस होता है कि बिल्कुल एजेस पे जाने से चांस होता है कि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा कुशन रखा जाता है, थोड़ा सा गार्ड, थोड़ी सी उसकी हद में रहने से क्या होता है कि उसकी डिस्टॉर्शन नॉइज़ नहीं पैदा होती, तो सिग्नल की थोड़ी क्वालिटी बेहतर रहती है। इसी तरह से जो AC सैचुरेशन करंट है, आपका जो उसकी भी आप देख सकते हैं ये कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट
ये 20 ICQ के अराउंड में आता है। अब ये चाहें तो हम सिर्फ फुल स्विंग ले सकते हैं, लेकिन फुल स्विंग अगर आप लेंगे फ्रॉम 0 टू VCC और या इधर से 0 से IC सैचुरेशन, तो उस सूरत में ये क्लास B एम्पलीफायर होगा। लेकिन हमने देखा है कि उसमें हमें थोड़े प्रॉब्लम पेश आते हैं, दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा नियर टू 0 करते हैं और नियर VCC कर लेते हैं। उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इधर से नियर करने से वो जो क्रॉस और डिस्टॉर्शन है उसमें थोड़ी हमें मदद मिलती है, वो कमी हो जाती है, तो लिहाजा हम इसको फिर क्लास ए भी कंसिडर करते हैं ऐसी सूरत में। ठीक है, और इस तरह से बात की उसने क्लास ए में, क्योंकि क्यू पॉइंट मिडल पे होता है तो वहाँ पे IC की वैल्यू, क्योंकि उसमें क्यू पॉइंट यहाँ मिडल पे आ जाता है तो IC की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि DC करंट भी काफ़ी सारा फ्लो कर रहा होता है, इस वजह से काफ़ी लोडेड होता है आपका ट्रांजिस्टर, तो इसलिए एफिशिएंसी नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पे तो बहुत मामूली सा है, देखें ICQ उसमें से फ्लो कर रहा होता है अदर देन AC करंट। उस सूरत में क्या है कि यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर है और क्लास बी की मैक्सिमम एफिशिएंसी 79% यहाँ बताई गई है। एग्जाम्पल आपने करनी है, कोई एग्जाम्पल आपने मिस नहीं करनी। 7.3, और कोशिश किया करें इनको मल्टी सिम पे भी आप इनको प्रैक्टिस किया करें। अब फिर से पुश पुल एम्पलीफायर दिखाया गया है, लेकिन अब की बार जो पुश पुल एम्पलीफायर है वो सिंगल सप्लाई के साथ आया है। इससे पहले हमने दोनों की जो कलेक्टर टर्मिनल्स थे उनको, दोनों को, एक को पॉजिटिव VCC और एक को नेगेटिव VCC दी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक सप्लाई से दोनों को पावर सप्लाई की गई है। इससे पहले क्योंकि दोनों सप्लाईज बिल्कुल सेम थी और R1 R2 दोनों सेम वैल्यू के थे, उस वजह से जो मिडल पॉइंट था दोनों डायोड्स के दरमियान का, वहाँ पे हर सूरत में वोल्टेज ज़ीरो हो जाती थी, लिहाजा हमें कपलिंग कैपेसिटर की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। लेकिन यहाँ फिर से दोबारा से हमें कपलिंग कैपेसिटर की ज़रूरत पेश आएगी। उसकी वजह ये है कि हमने अब जो है वो एक सप्लाई से काम ले रहे हैं, लिहाजा दोबारा से सर्किट वोल्टेज डिवाइडर बायस की तर्ज पे काम करेगा और जो भी वोल्टेज होगी वो यहाँ पे VB आएगी और दोनों को यहाँ से प्रोवाइड होगी। तो लिहाजा ये मामूली से एक डिफरेंस है पहले सर्किट में और इस सर्किट में। अब हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो मैक्सिमम आउटपुट पावर यहाँ पे क्या होगी, तो मैं पावर जो मैक्सिमम आउटपुट है वो बेसिकली VI से शो की गई है, और I आउटपुट की जो भी RMS वैल्यू है और V आउटपुट की जो भी RMS वैल्यू है वो, तो अब अमूमन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं आपको पता है वो यहाँ पे जो ग्राफ्स में आती हैं वो RMS वैल्यूज़ नहीं आती, बल्कि यहाँ पे पीक वैल्यूज़ आती हैं। देखें एक पीक वैल्यू आ रही है, करंट की पीक वैल्यू और वोल्टेज की भी यहाँ पे पीक वैल्यू है, तो हम पीक वैल्यू से RMS को में उसमें कन्वर्जन करेंगे, तो आपकी जो भी करंट की पीक वैल्यू है आप उस वैल्यू को 0.70 साइन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो RMS वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह जो भी करंट की देखें, और जो आउटपुट है आई आउटपुट कौन सा है, वो बेसिकली IC सैचुरेशन है। IC सैचुरेशन की जो भी IC सैचुरेशन के इक्वल है, क्योंकि उसकी जो हाइट है आप देख सकते हैं, ये आईसी सैचुरेशन या ऑलमोस्ट ये जीरो है, नियर टू जीरो है, और ये देखें आईसी सैचुरेशन, तो ये स्विंग इसका सारा तकरीबन आईसी सैचुरेशन के इक्वल है। तो लिहाजा जो आपकी आउटपुट करंट है वो आईसी सैचुरेशन के इक्वल है, और इसी तरह जो आपकी इनपुट करंट है वो ऑलमोस्ट वीसीसी के इक्वल है। ठीक है, ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बयान की थी। तो लिहाजा आपका जो आउटपुट करंट है वो क्या होगा, 0.707 आईसी सैचुरेशन। और इसी तरह आपकी जो वी आउट है वो वीसीई क्यू देख सकते हैं आप कि यहाँ पे वो ये जो स्विंग है ये VCEQ के हिसाब से है, तो लिहाजा ये VCEQ उसने यहाँ पे लिखा है जो नियर टू VCC है, जो बिल्कुल करीब से VCC के करीब तर है। ठीक है, तो लेकिन ये जो पीक वोल्टेज है ये यहाँ पे वही शो की गई है, क्योंकि वो पीक वोल्टेज है तो 0.707 से वो क्या हो जाएगी, वो वी आउट RMS हो जाएगी। हमारी जब आउटपुट निकलेगी तो ज़ाहिर है IC सैचुरेशन इंटू VCEQ इंटू 0.5, क्योंकि 0.707 को मल्टीप्लाई करें 0.707 से तो 0.5 आ जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लें, क्योंकि VCC को हाफ कर लें तो ये VCEQ बनता है, क्योंकि उसका VCC डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू VCEQ, तो लिहाजा यहाँ पे रिप्लेस किया गया है VCEQ को VCC से। तो जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ मज़ीद जो है वो 2 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा और ये 0.25 बन जाएगा।
लिहाजा डीसी जो आपकी आपकी जो आउटपुट पावर है, सॉरी मैक्सिमम आउटपुट पावर, ये आपकी 0.25 आईसी सैचुरेटेड इनटू वीसीसी। इसी तरह डीसी इनपुट पावर की बात की जाए तो वो पीडीसी है आईसीसी वीसीसी, ठीक है। और आईसीसी जो है वो आईसी सैचुरेशन डिवाइड बाय पाई है, जबकि पीडीसी जो आईसी सैचुरेशन वीसीसी, ठीक है, ओवर पाई है। इसी आईसीसी को बेसिकली क्या किया गया, उसके साथ इसी फार्मूले में वैल्यू पुट की गई है पीडीसी के। अब एफिशिएंसी की बात है तो एफिशिएंसी क्या होती है, पी आउटपुट और पी डीसी होती है, ठीक है। तो पी डीसी की वैल्यू और पी आउटपुट जो है वो यहाँ पे हम पहले ही निकाल चुके हैं, 0.25 आईसी सैचुरेशन वीसीसी यहाँ पे ये हमने निकाली है। इक्वेशन 7.6 जो है वो हमारी पी आउटपुट बता रही है। तो ऊपर आपने ये वैल्यू लिखी है और नीचे पी डीसी जो है वो अभी हमने निकाली है। ये देखें यहाँ पे पी डी सी आई सी सैचुरेटेड वी सी सी आई सी सैचुरेटेड और वी सी सी आपस में कट जाएंगे और ये जो पाई है ये ऊपर जाके 0.25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वजह से ये एफिशिएंसी जो है 0.79 यानी 79% पे पहुंच जाती है। और कहते हैं याद रखें क्लास ए की जो एफिशिएंसी थी वो 25% थी, तो ये इसकी एफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि आपको दोबारा वेव को दोबारा बिल्ड करने के लिए जो मशक्क़त करनी पड़ती है, या आप डायोड्स के इस्तेमाल से वो उसको उसकी कमी को पूरा करें, या फिर आप ट्रांसफार्मर कपलिंग करें, लेकिन जो भी मेथड करें आपको ये वेव मुकम्मल करनी पड़ती है। और वेव मुकम्मल करते हुए भी हमारे साथ क्या मसला हुआ है, हमने वेव तो मुकम्मल कर ली थी इजीली, लेकिन क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आ गई। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए फिर जो मेथड इस्तेमाल किया, फिर उसमें भी हमारे साथ जो प्रॉब्लम था थर्मल, हमारे लिए नया चैलेंज था कि थर्मल जो है ना स्टेबिलिटी हो, थर्मली इक्वली स्टेबल हो। ये जो चीज़ें हैं अगर आप इनको एड्रेस कर लें तो फिर आपके लिए क्लास बी या ए बी एम्पलीफायर जो है ये बेस्ट है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। 7.5 आपने एग्जाम्पल करनी है। अगेन हम इनपुट रेजिस्टेंस पे आते हैं। हमने सारी कॉन्फ़िगरेशंस में इनपुट रेजिस्टेंस मालूम की थी, तो यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वो आर इन बीटा ए सी इनपुट रेजिस्टेंस है, बीटा ए सी आर ई स्मॉल आर ई प्राइम प्लस आर ई पैरेलल टू आर वन पैरेलल टू आर। तो जिस तरह का फार्मूला होगा उसी हिसाब से होगी, सॉरी फार्मूला नहीं, जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी उसी तरह की आपकी जो है ना वो आर इन टोटल आपकी आर इन होगी। और कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो ये सारी आप पढ़ चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है या कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसको हम मीटर फॉलोअर भी कहते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली वही मीटर फॉलोअर हैं, 2 मीटर फॉलोअर लगे हुए हैं, ठीक है। तो लिहाजा पे उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बयान की गई है। और जो आर ई है, क्योंकि वो यहाँ पे क्योंकि लोड जो है वो आर एल जो है वो भी मीटर पे है, तो लिहाजा आर ई इक्वल टू आर एल है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है आर ई की वैल्यू को आर एल से। डार्लिंगटन क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो डार्लिंगटन का जब भी नाम आए तो आपको माइंड में फौरी तौर पर यह बात आ जानी चाहिए कि ज़रूर यहाँ पे क्या किया जा रहा है। यहाँ पे बीटा की वैल्यू को बहुत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और बीटा बढ़ाने से, बीटा मल्टीप्लाई होने से बीटा की वैल्यू जब बहुत बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि बीटा का इस्तेमाल देखें कहाँ पे है। अभी हमने क्या देखा है, ये आर इन। तो इनपुट रेजिस्टेंस में बीटा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ को बढ़ाने से और मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन जो है वो बीटा की वैल्यू अगर बढ़ाने में कामयाब हो जाएँ तो हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे यही कोशिश की जाती है इस कॉन्फ़िगरेशन में कि आपकी इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल सिनेरियो जो दिखाया गया है, जो ऊपर एग्ज़ाम्पल से लिया गया है, ठीक है? उस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक जो आर इन हमारी आई है, इक्वेशन के मुताबिक जब वैल्यूज़ पुट की हैं, तो बीटा एसी की वैल्यू 50 थी, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे ये 50 ओम जो है वो, बल्कि सॉरी वहाँ पे 100 है, यहाँ पे जो है वो 50 बीटा एसी की वैल्यू बताई गई है, 50। तो देखें बाकी वैल्यूज़ अगर वही रहें, यानी आर ई प्राइम की वैल्यू अगर 1 ओम के हैं, आर एल की वैल्यू 8 ओम के हैं, आर वन की 1 किलो ओम है और आर टू की भी 1 किलो ओम है, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो है वो 50 है। उस सूरत में देखें आपकी इनपुट रेजिस्टेंस सिर्फ 236 ओम बन रही है, ठीक है। और अगर
आप 2 बीटा एसीज़ को मल्टीप्लाई करवा दें तो 50 × 50 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, ठीक है? और अगर 2500 ये देखें यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो अगर ये 2500 हो जाए, उस सूरत में बाकी वैल्यूज़ देखें सेम भी रहें, ठीक है? इवन बढ़ा भी दी हैं उन्होंने। आपको पता है पैरेलल में वैल्यू बढ़ जाए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होती है, फिर भी 4 किलो ओम तक रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो देखिए डार्लिंगटन पेयर इस्तेमाल करने से आपकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है बीटा एसी की वैल्यू बहुत बड़ी हद तक बढ़ जाती है, कहाँ 50 और कहाँ 2500, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट रेजिस्टेंस अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डार्लिंगटन पेयर इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ आपने काफ़ी जो है वो समझदारी का मुज़ाहरा करना है, और आप देखें कि यहाँ पे पहले एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था Q1, ठीक है? और अब क्योंकि 2 इस्तेमाल किए गए हैं, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको पता है ये कॉमन मीटर के हिसाब से जोड़ा गया है, और इसको जोड़ने का तरीका आपको पहले भी बताया गया था, आप डार्लिंगटन वाला लेक्चर सुन लें कि पहले के मीटर को दूसरे की बेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और दोनों के कलेक्टर को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है? अब इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि पीएनपी इस्तेमाल करना था, तो पीएनपी को भी उसी तरह से उसी तर्ज पे यहाँ कनेक्ट किया गया है। अब ये पेयर बनाने से, डार्लिंगटन पेयर बनाने से यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि बीटा डीसी की वैल्यू तो मल्टीप्लाई होके बहुत बढ़ जाएगी और इनपुट रेजिस्टेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अचीव हो जाएगी। लेकिन एक जो ख़ास तब्दीली थी वो ये थी कि अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक बेस एमिटर जंक्शन क्रॉस करना पड़ता था, ठीक है? उस सूरत पे एक डायोड लगता था, लेकिन अब क्योंकि 2 बेस एमिटर जंक्शन क्रॉस करने पड़ते हैं, लिहाजा Q1 और Q2 के लिए D1 और D2 इस्तेमाल किया गया है, और इसी तरह Q3 और Q4 के लिए D3 और D4 इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्यों जो है यहाँ तब्दीली करके 2 डायोड की बजाय 4 डायोड इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं कि बेस एमिटर जंक्शन जो हैं वो अब 4 हो गए। तो लिहाजा ये भी हमें डबल करने पड़े। तो इस सर्किट में और इससे पहले वाले सर्किट में जो है बुनियादी तौर पर अगर इसी को देख लिया जाए, ये इसमें और उसमें यही फ़र्क है कि यहाँ एक ही Q1 था, तो लिहाज़ा एक ही उसके लिए D था, क्योंकि दोनों के एक के क्रॉस में ड्रॉप 0.7 का होता है, तो लिहाज़ा हम एक बेस मीटर जंक्शन के लिए एक जो है डायोड इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ क्यों 2 है तो इसलिए उनके लिए 2 इस्तेमाल करने ज़रूरी है। बाकी सर्किट बारह वैसा ही है जैसे पहले था। अब यहाँ पे भी एक और तरीका भी बताया गया है, और वो क्या है, डार्लिंगटन कॉम्प्लीमेंट्री डार्लिंगटन। ये डार्लिंगटन तो हमने पढ़ा था, ये कॉम्प्लीमेंट्री डार्लिंगटन क्या है, तो इसको भी आइए देख लेते हैं। बाकी सर्किट सारा वही है, सिर्फ आप ये ब्लू शेडेड बॉक्स जो हैं इन दोनों को आपने गौर से देखना है। जो आप पहले को देखें तो पहले में इनपुट बेस पे है और पहले का मीटर दूसरे की बेस पे, और इसी तरह दोनों के कलेक्टर जुड़े हुए हैं। ये तो वही है, कॉन्फ़िगरेशन है, वही वे है जिस वे से हमने पहले पढ़ा था, और ऊपर भी हमने सर्किट को देखा है। तो इस वे को हम ट्रेडिशनल वे कहते हैं, और इसको ट्रेडिशनल जो है डार्लिंगटन पेयर का नाम दिया जा रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो दूसरा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसमें इंटरेस्टिंगली आप देखें जिससे पहले हमने देखा था ये उससे कुछ मुख्तलिफ है, ठीक है? मुख्तलिफ ऐसे है कि पहले वाले ट्रेडिशनल में दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए, तो जबकि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर पीएनपी इस्तेमाल किया गया है और एक एनपीएन इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप गौर से देखें तो पहला जो ट्रांजिस्टर है वो जैसे पहले सिंगल ट्रांजिस्टर लगे होते थे, ऊपर Q1 और नीचे Q2, तो ऊपर एनपीएन था नीचे पीएनपी, तो ये उस तरह से सिंगल ट्रांजिस्टर की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसमें इसके कलेक्टर को, यानी पीएनपी के कलेक्टर को एनपीएन की बेस के साथ कनेक्ट किया गया है, और फिर जो एनपीएन की जो मीटर है उसको नेगेटिव सप्लाई दी गई है, ठीक है? ये इसमें एक चेंज है। और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? अब इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है बेस टू एमीटर, ठीक है? बेस टू एमीटर जो उसका फ्लो है, वो सिर्फ़ एक बेस मीटर जंक्शन को क्रॉस कर रहा है। अब वो इससे क्रॉस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखें किस रास्ते से वो आउटपुट की तरफ जाएगा तो वो सिर्फ़ एक को क्रॉस करेगा, जबकि ऊपर ट्रेडिशनल में वो 2 को क्रॉस करता है। तो लिहाज़ा क्योंकि वो 2 को क्रॉस करता है इसलिए उसके लिए दोनों डायोड मौजूद हैं। अब क्योंकि ये सिर्फ़ एक को क्रॉस करता है इस लिहाज़ा इसके लिए एक ही डायोड रखा गया है, लिहाज़ा एक डायोड की कमी कर दी गई है। और जबकि दूसरा जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है, क्योंकि वो इस करंट के इस पाथ में शामिल नहीं है, तो लिहाज़ा वो एनपीएन है। तो ये जो है एक पीएनपी और एक एनपीएन,
इन दोनों को मिला के जो डार्लिंगटन पेयर बनाया जाता है, इसको कंप्लीमेंट्री डार्लिंगटन का नाम दिया गया है। और इंटरेस्टिंगली ये जो आपका कंप्लीमेंट्री डार्लिंगटन है, इसका दूसरा नाम क्या है, वो जिक-लेई पेयर है। और ये भी हम पहले जिक-लेई पेयर में पढ़ चुके हैं। और जिक-लेई पेयर में क्या हो रहा है कि आप एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं और दूसरा पीएनपी इस्तेमाल करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस वो ये बताता है कि कई दफ़ा ऐसी बात ज़रूरी होती है, हम चाहते हैं कि हमारे जो आउटपुट एंड पे दोनों ट्रांजिस्टर वो सेम हो। अगर आप जब आप देख सकते हैं कि आउटपुट एंड पे जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं आउटपुट के साथ कनेक्टेड, वो ऊपर भी एनपीएन है और नीचे भी एनपीएन है। तो इससे हमने डार्लिंगटन वाली फ़ायदा भी उठा लिया है और आप एंड पे दोनों ट्रांजिस्टर भी आपने सेम कर लिए हैं, तो इससे ये हमें एक बेनिफिट मिला है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप इन सारी एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करें और लेक्चर को बार-बार सुनें। और मज़ीद कोई अगर मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपको समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।